नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विद्यानगर की वाइस चांसलर रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हट के इसमें ऐसे कुछ विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आजकल हमारा शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट है, वो धड़ाम से नीचे गिर चुका है। एक समय था करीब 82,000 तक सेंसेक्स पहुंच गया था। मिड कैप भी बहुत बढ़ गई थी। कई लोग करोड़पति से अब्जोपति बन गए। लेकिन आज की तारीख में अगर हम सिर्फ 1 जनवरी 2025 का किस्सा लेते हैं तो बहुत ही खराब स्थिति है। 76,000 तक हमारा सेंसेक्स आ चुका है। वैसे BCA भी, BSE भी कम हो गया है। उसका कारण क्या? हमारा पूरा शेयर मार्केट का आधार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशक भारत के इक्विटी मार्केट में अपना पैसा रोकते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो अकेली जनवरी 2025 की बात करें तो करीब 44,000 करोड़ रुपए इक्विटी में से FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने उठा लिए। इसलिए हमारा शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया है। कई बार सहायता भी की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे कि LIC है या कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या HDFC है। ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये शेयर बाजार को उठाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इस बार जनवरी में हालत बहुत ख़राब है। मिड कैप भी लुढ़क गया है, स्मॉल कैप तो उससे भी ख़राब है, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बहुत नीचे चला गया। कोई फर्स्ट नंबर पर था वो सेकंड पर आ गया, सेकंड है वो थर्ड पे चला गया, है ना। ऐसी स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की वजह से 2022 में रशिया ने भारत को क्रूड ऑयल डिस्काउंट रेट पर देने का ऑफर किया था। डिस्काउंट भी एकदम कम है ऐसा नहीं है, $15 पर बैरल इतना डिस्काउंट हमें दिया था। लेकिन आजकल ये डिस्काउंट घटकर सिर्फ $3 पर बैरल हो चुका है। इतना ही नहीं, आगे जाकर ऐसा लगता है कि USA या डोनाल्ड ट्रम्प जी से सैंक्शन की वजह से रशिया हमें शायद क्रूड ऑयल, कच्चा तेल न भी दे। ये भी पॉसिबल है। वैसे देखा जाए तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी थी कि करीब जो क्रूड ऑयल हमें सस्ते में मिलता था इसलिए उसको रिफाइंड करते थे, और तैयार पेट्रोल, डीजल, गैस हम लोग विदेशों को, जैसे नाटो देश है उनको हम सप्लाई करते थे। इसलिए हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ा था। लेकिन आजकल परिस्थिति ऐसी है कि हमारे जो पुराने सप्लायर्स है, यानी रशिया के पूर्व के, रशिया जो हमें सप्लाई करने लगा था उसके पूर्व जो गल्फ़ की कंट्रीज़ थी उसकी तरफ फिर से हमें नज़र दौड़ानी पड़ रही है, और उनके साथ फिर से जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की कोशिश की जा रही है। शायद कई हमारे पेट्रोलियम कंपनीज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या इंडियन ऑयल हो, सबसे बड़ी तो इंडियन ऑयल है, ये हर बार ये आगे रही है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गल्फ कंट्रीज़ की तरफ, अगर हम ऐसा सोचें तो भाई रशिया के पहले ये गल्फ कंट्रीज़ के आधार पर हमारा कुल क्रूड इंपोर्ट 61% हो गया था। लेकिन बाद में जैसे रशिया बीच में आ गए तो वो 40% तक घट गया। लेकिन फिर से ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है कि फिर से ये गल्फ कंट्रीज़ को हमें हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि भाई हमें फिर से आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करिए और हमें क्रूड ऑयल दे। अगर हम 2024 की कुछ आंकड़ों के बारे में देखें तो ये
रशिया से हमें करीब 90 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल मिला, जिसमें भारत का इंपोर्ट क्रूड ऑयल का वो रशिया का जो शेयर था वो 37.8% है, यानी करीब 40% पूरा जो हमारा इंपोर्ट था वो रशिया से आ रहा था। और उसका जो भाव था वो $78 पर बैरल। अगर इराक की बात करें तो हमें करीब 50 मैट्रिक टन 2024 में मिला। नॉर्मली ये जनवरी से नवंबर तक की फिगर है। उसका इराक का शेयर रहा करीब 21% हमारा टोटल इंपोर्ट का, और वो हमें महंगा देता था $80 पर लीटर। सऊदी अरब करीब 32 मैट्रिक टन और उसका शेयर था 13%, और भाव था उसका 86.2। अगर हम अमेरिका में बात करें तो वो हमें करीब 10 मैट्रिक टन का ऑयल उन्होंने जनवरी से नवंबर 24 में दिया है। उसका जो प्रतिशत है वो 4%, लेकिन हमें सस्ता मिलता था $65.8 पर बैरल। तो फिर कभी ऐसा सोचते कि भाई इतना सस्ता है तो यूएस से क्यों नहीं। भाई यूएस से यहाँ तक आने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके भाव हमें ज़्यादा लगते हैं, जबकि ये वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ जो है, गल्फ कंट्रीज़ है, वहाँ से हमें यहाँ तक जो ऑयल क्रूड ऑयल मिलता था वो सस्ते में रहता है। इसलिए यूएई 18.7, कुवैत का 9.6, ऐसा सबसे महंगा हमें अगर कोई देता था तो वो था यूएई, यानी $88.6 पर बैरल हमें वो देते थे। आगे बढ़ते हैं। आजकल हम जानते हैं टेलीकॉम क्षेत्र में जैसे ये 3 कंपनियां हैं, बीएसएनएल सरकारी कंपनी, आइडिया और वोडाफोन कंबाइन, और आखिरी एयरटेल। वैसे जियो भी तो है सबसे बड़ा, लेकिन ये सब टेलीकॉम मार्केट जो 2024 में था वो पूरे साल का $48.6 बिलियन तक था। ऐसा एक अंदाजा है कि ये 2030 में करीब $83 बिलियन जैसा हो सकता, ऐसा लगता है। लेकिन आप शायद जानते होंगे पहले तो वो 3G, फिर 4G, बीएसएनएल तो अभी तक 4G में लटका हुआ है, जबकि जियो और एयरटेल और ये आगे 5G तक पहुंच गए। यही नहीं है, वो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, भारत सरकार भी खींच रही है, क्या हम 6G तरफ जा सकते हैं क्या। लेकिन हमें डिजिटल इंडिया करना है तो इसमें हमें ये ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन ये 5G की सब्सक्राइबर से उपभोक्ता है, 5G उपभोक्ता 2024 में 2,700 लाख रही। एक अंदाजा है 2030 में शायद ये 9,700 लाख हो सकती है, और 6G का क्या होगा मालूम नहीं, सोचेंगे। आगे बढ़ते। आजकल दिल्ली का इलेक्शन बहुत जोर शोर से चल रहा है, जोर भी है और शोर भी है, दोनों हम देख रहे हैं। कई बार दिल्ली के बारे में दोनों तरह की बातें हमारे सामने आती, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने तो इतना सब कुछ किया, बाकी सब सामने कहते हैं, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो तो बोलते इन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन जो दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। हॉस्पिटल की संख्या 2019 से लेकर 2024, यानी आम आदमी पार्टी के 5 साल में न बढ़े न घटे। 2019 में 1242 हॉस्पिटल्स थे, जो थोड़े से बढ़कर 1266 हो गए। लेकिन सबसे खराब स्थिति शिक्षा की थी, जब यह कहा जाता है कि शिक्षा में तो हमने बहुत ही आगे बढ़े हैं, ये किया है वो किया है, इतने क्लासरूम बनाए वगैरह वगैरह। लेकिन परिस्थिति क्या है, जो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ही जो हैंडबुक पब्लिश करती है, उसके आंकड़े के अनुसार 2021, 2022 और 2024 सालों में प्री प्राइमरी स्कूल एक भी नहीं है, सब बंद हो गए। यह स्थिति है दिल्ली के प्राइमरी एजुकेशन की। अगर हम प्री प्राइमरी
पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा, पाँचवीं से आठवीं कक्षा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये सब अगर मिलाकर देखते हैं तो 5,700 2019 में स्कूलों की संख्या थी, वो घटकर 5,500 हुई। यानी ये सब आंकड़े दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी ने दिए हुए हैं। तो हम सोचे अब क्या है स्थिति। तो आगे बढ़ते। ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च बहुत स्टडी करते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। तो उनका कहना ऐसा है कि भाई हम भारत ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल रिसर्च हमें करना चाहिए। ऐसा उन्होंने कारण भी दिया है। उसमें से एक मुद्दा ऐसा है कि भाई अगर हम एनिमल साइंस के ऊपर अगर रिसर्च करते हैं, एनिमल साइंस के रिसर्च पर अगर हम 1 रुपये का खर्च करते हैं तो उसका हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में 1 रुपये का हमें कितना मिलेगा, तो 20 रुपया 80 पैसा, 81 है वैसे, इतना हमें वापिस मिलेगा। उसी तरह से अगर हम दूसरा देखें कि भाई ये क्रॉप वाला जो है, यानी जो बोया जाता है उसका जो उत्पन्न आता है, वो जो हम क्रॉप्स के बारे में कहें तो उसमें अगर 1 रुपये का हम रिसर्च पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 11 रुपया 70 पैसा हमें वापस मिलेगा। 1 रुपये की आय इतनी क्यों? क्योंकि ज़मीन में जब एक दाना डालते हैं तो उसमें से सैकड़ों दाने पक कर आते हैं। ये स्वाभाविक है कि भाई खेती में अगर हम रिसर्च के लिए पैसा डालते हैं तो हमें मिलेगा। कुल मिलाकर एग्रीकल्चरल रिसर्च में अगर 1 रुपये का खर्च किया तो ICAR ऐसा कहते हैं कि 1 रुपये के बदले में हमें 13 रुपया 85 पैसा वापिस मिलेगा। इसलिए एग्रीकल्चरल रिसर्च ये हमें करना चाहिए। कारण क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो लिमिटेड है, वो किसी भी तरह से बढ़ने वाली नहीं है, वो उतनी ही रहेगी। इसलिए उसमें रिसर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कैसा मिले ऐसा हमें देखना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार। थैंक यू।